बटोही नाटक में स्त्री अस्मिता का प्रश्न। ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित नाटक बटोही स्त्री अस्मिता के प्रश्न को रेखांकित करता है। ये नाटक भिखारी ठाकुर पर आधारित है। भिखारी ठाकुर अपने जीवन में कई स्त्रियों से परिचित थे जो उनके समाज में ही पली बड़ी थी। गांव में जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर गांव से बाहर किसी दूसरे राज्य में कमाने के उद्देश्य से बाहर चले जाते हैं तो उन स्त्रियों की दशा को इस नाटक में दर्शाया गया है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के केश तक काट दिया जाता था, तब ये स्त्री विलकती है। ये नाटक उन विलकती स्त्री की तरफ से प्रश्न करता है कि स्त्री का क्या दोष है, पर स्त्री का वजूद केवल उसके पुरुष के रहने पर ही क्यों आंका जा सकता है। बटोही नाटक में भिखारी ठाकुर की रचनात्मकता को केंद्र में रखा गया है। भिखारी ठाकुर किन परिस्थितियों में मजबूर होकर लिखना शुरू किए उसे ये नाटक दर्शाता है। भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटकों में स्त्री पात्र किस तरह से भिखारी ठाकुर के मन में जगह बनाती हैं और भिखारी ठाकुर उनके बीच संबंध थे उसे ऋषिकेश सुलभ इस नाटक के माध्यम से बताते हैं कि एक नाई भिखारी ठाकुर कैसे भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर बनता है। ये यात्रा भिखारी के अपने अंदर के दुख को सहेजने से बना है। बटोही नाटक में लिखा भी है, अपने सबर अपनी वाणी से मारो कि धरती फट जाए, लोग रोए बिल के पर तुम मत रो मत बिल को, मारो ऐसा सबर बांध की लोग करके छटपट करे और तुम बिहस बिहस के तरह तरह के रूप धरे। भिखारी ठाकुर नाटक इसलिए लिखते थे कि उसे मंचित कर लोगों को जागरूक किया जाए। भिखारी ठाकुर की रचनाओं के केंद्र में था लोगों को जागरूक करना, अन्याय के प्रति सजग करना। पति का परदेश जाने के बाद पत्नी का जीना दुर्भर हो जाता है, इसलिए नहीं कि अकेलापन उन्हें खाया जाता है, बल्कि गांव के लोग विशेषकर पुरुष उन्हें बुरी नजर से देखते हैं, उनकी इज्जत पर झपट्टा मारते हैं। इसी कारण से स्त्रियां आत्महत्या कर देती हैं, जिसे इस नाटक बटोही में बताया गया है। संगम पांडे लिखते हैं कि भिखारी ठाकुर गांव में स्त्रियों की दशा देखकर बार बार विचलित होते हैं। हे ऋषिकेश सुलभ इस बहाने स्त्री की पीड़ा का एक विमर्शमूलक आख्यान अपने नाटक में बोलते हैं। आज हमारे देश में शहर से ज्यादा गांव बसे हैं। आज हमारे देश में शहर से ज्यादा गांव बसे हैं। गांव में अधिकतम पुरुष रोजगार के लिए प्रदेश जाना, फिर वहां से सालों बाद लौटना, या फिर कभी नहीं भी लौटते। ऐसी स्थिति में औरत का सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है, क्योंकि गांव के ऊंचे मर्द उन्हें शिकार की नजर से देखते हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 में और मृत्यु 10 जुलाई 1971 में हुआ था। भिखारी का जीवन आजादी से पहले, आजादी का समय और आजादी के बाद के समय में गुजरा था। इस समय स्त्री पढ़ी लिखी थी और निम्न वर्ग के पुरुष भी इस समय स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी और निम्न वर्ग के पुरुष भी निरक्षर थे। उच्च वर्ग के लोगों के पास शिक्षा थी पर ज्ञान नहीं था। वे अन्याय और शोषण की भाषा जानते थे। ऐसी स्थिति में स्त्रियां ज्ञान से ही वंचित हो तो वे अपने अधिकार के लिए कैसे खड़ा होती हैं, कैसे खड़ा हो सकती हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि इस परिस्थिति से स्वयं को निकालना कैसे। दूसरा कारण था गरीबी होना। पैसे की जरूरत के लिए निम्न वर्ग की महिलाएं उच्च वर्ग के पुरुषों के संरक्षण में काम करती थी, तो उसके बाद उन स्त्रियों के साथ बलात्कार जैसी घटना करती थी। उस समय स्त्री मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से शोषित थी। ये समस्या केवल भिखारी के समय का नहीं है, बल्कि आज भी स्त्री की इज्जत के प्रति लालची नजर ज्यादा विकसित रूप में हमारे समय में विद्यमान है। गाँव में आज भी स्त्री रात को अकेले निकलने पर डरती है। गाँवों में गरीब घर के लोग कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर उन स्त्रियों को अपने आप को बचाए रखना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। आज भी स्त्री को किसी काम के दंड स्वरूप जिंदा जला दिया जाता है, नंगा कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। सरकारी दफ्तरों में स्त्री को अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए अफसरों से बचकर रहना होता है। ये स्थिति कुछ जगह आज भी विद्यमान है। ये नाटक स्त्री अस्मिता के इन्हीं प्रश्नों को रेखांकित कर स्त्री के लिए मुक्त दुनिया होने पर बल देता है। ये नाटक वर्तमान और भविष्य की स्त्री के डर मुक्त, स्त्री के दुख मुक्त जीवन बनाने की गुजारिश करता है। एक स्त्री के अधिकारों को सोचने के लिए हर पाठक को मजबूर करता है। स्त्री को शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर मजबूत होने की बात भी करता है, तभी वह इस समाज में अपने अधिकारों का संसार रच सकती है। इस नाटक में दिखाया गया कि भिखारी ठाकुर भाई रूपी मित्र रामानंद है।
रामानंद भिखारी ठाकुर का मार्गदर्शन करवाते हैं। रामानंद उच्च जाति का आदमी है, नाई आदमी के साथ मित्रता उस समय की समानता को भी दर्शाता है। भिखारी ठाकुर अपने दुख से जब परेशान होकर निराशा में होने लगते हैं, तब रामानंद उनको समझाते हुए कहते हैं, ये पगड़ी हवाई तुम्हारी जिंदगी का रथ है, इसी पर सवार होना, इसी पर सवार होकर जग से समाज को अपना हक वसूलना। भिखारी ठाकुर के निजी जीवन में भी इतनी तकलीफें थी जिसे वो कह नहीं पाते थे, पर अंदर ही अंदर सोचते थे। भिखारी ठाकुर का पहला विवाह बाल विवाह था। वो पत्नी गबना से पहले ही मर भी जाती है। दूसरी शादी आम दाढ़ी वाली से हुई तो बच्चा जन्म देने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, फिर अगले दिन बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तीसरा विवाह मनपुनी के साथ हुआ। 3 बार विवाह होना भिखारी ठाकुर जैसे संवेदनशील पुरुष के लिए दुख के गहवर से बार बार गुजरने जैसा था। फिर ऋषिकेश सुलभ इस नाटक में यह भी बताते हैं कि दुखमयी परिस्थिति के कारण ही भिखारी लिखने के लिए बेचैन होते, जो आगे उनकी रचनात्मकता बनती। इस दृश्य को रामानंद और भिखारी ठाकुर के संवाद में देखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 28 से 30 तक के बीच में। एकदम हमारा मन का काम किए हो भिखारी। अरे अपना धरती को छोड़ के जीना भी कोनो जीना है। अरे अपना धरती का कोनो ऋण है कि नहीं? सबका गुजर बसर हुए रहा है, जैसे सबका वैसे हमारा तुम्हारा। हाँ बस ये था कि वो लड़का हो जाता है तो भगवान उनको पूरा कर देंगे। पर बाबू साहब बिना देश परदेश घूमे आंख न खुलती है। कुआं के बेग में फेंक रह जाता है आदमी। फिर इतना बड़ा परिवार, ना कोनो खेती बाड़ी, ना कोनो रोजगार। दाढ़ी बाल नेक चार से एतराज है हमको, पर कदर ना स्टेशन कुतुबपुर से ज्यादा मन मर्जाज था वहाँ। कोनो बात की तकलीफ न थी, सब मिला वहाँ। जनाना बाल बच्चा सब मिला, नानुकुल करते रहे। पर लोग जबरन फिर से माया मोह के बंधन में बांध दिए। लाज लग रही थी तिवारा दूल्हा बनते, डर लग रहा है कि क्या करना। और उस औरत को अपने ही हाथ से खून ताप जरा लिखा हुआ है। तुम बेचारे सोचते हो एक दुख हो तो कहे, कौन बात कहे। और का करे इस पगली बिहार का, जो हर गरीब पल से हमारी भीतर बहती रहती है, हिलकोती रहती है हमको। हम जानते हैं भिखारी, पूरा नहीं भी तो तनी मनी समझते हैं तुमको, तुम्हारा मन को। ये जो पगली हवा है ना, ये तुम्हारे जिंदगी का रथ है। एकरा में तुमको सवार होना है, और सवार होके ये दुनिया इस समाज से अपना हक वसूलना। बहुत कठिन है बाबू साहब। कठिन तो है, हम जानते हैं अधिकारी। देखो हम राजपूत हैं, फिर भी नहन जाति में पैदा होने का दुख होता है। बहुत अच्छा ये दर्द जिन्हें नहीं देता, कलेजे में बम गोली की तरह फटता रहता है, भीतर ही भीतर चिथरा कर देता है। इस दर्द को अपना अंदर सहेजना सीखो। अपने हाथ से अपना चित्रा सहेजना बहुत कठिन है। सहेजना तो पड़ेगा, सहजो। इसी दर्द से बलबूता अजहर करो मेरे भाई लोग। डर और स्वाद से झुकते हैं, मगर तुम झुकते हो न्याय से। हम जानते हैं विनय का मतलब हृदयानंद नहीं होता है मेरा। सूरदास मत बनो। विनय तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा बलबूता भी, समझो ये बात को। और आप तो जोड़ो बात। हम तुमसे अलग हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। अरे संगतिया का मतलब क्या है? अपना धर्म क्या होता है? साथ रहना, हर समय साथ रहना। हम तो तुम्हारा संगतिया ना है। राम जी है आप मेरे। राम जी मत करो, लोग ताना मारे। तुम गए तो लोग बोलेंगे कि राम जी को छोड़ के वनवास का अकेले चले गए लक्ष्मण। बाबू बहुत अटर पटर करते होंगे। अरे मर्दे, अब बूढ़ा आदमी है तो अटर पटर करबे ना करेगा। छोड़ो हटाओ, तुम थका गए होगे, जाओ आराम करो, कल भेंट हो। तो ये था रामानंद और भिखारी ठाकुर का संवाद। अब हम भिखारी ठाकुर के जीवन में उनकी तीसरी पत्नी मनतुन्नी का भी बहुत महत्व है। मनतुन्नी के संवाद भिखारी ठाकुर के लिए आईना था। इसी आईने में भिखारी ठाकुर अपने को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। मनतुन्नी एक पुरुष के दब को दर्शाती है, साथ ही बेटी जन्म होने पर स्वयं भिखारी ठाकुर भी नहीं खुश
संवादों से स्पष्ट होता है। इस तरह ही ऋषिकेश सुलभ मंतुन्य के माध्यम से पूरी स्त्री जाति के अंतर्बंधों को स्थान देते हैं। ही ऋषिकेश सुलभ मंतुन्य को तेज, कटाक्ष और संवेदनशील स्त्री के रूप में वर्णन करते हैं, जो अपनी जैविक इच्छाओं को बिना शर्त अपने अधिकार मानकर भिखारी ठाकुर से प्रश्न करती है। भिखारी ठाकुर को उसके ही चेहरे से रूबरू करवाती है। कोख से जन्मे बच्चे के लिंग में स्त्री का अधिकार नहीं होता, बल्कि पुरुष का होता है, बल्कि पुरुष ही जिम्मेवार होता है। ये बात मंतुन्य से कहलाना एक प्रगतिशील स्त्री के रूप में वर्णित होता है। ये ऋषिकेश सुलभ लिखते हैं कि स्त्रियों की पीड़ा का संसार रचते हुए भी अपने मन के भीतर पलटी पुत्र लालसा को बार बार रचनाओं में प्रकट करने वाले भिखारी ठाकुर ने तमाम अंतर्द्वंदों को साहस के साथ रचनात्मकता का हिस्सा बनाया है। साथ ही कोख पर स्त्री के अधिकार के बुनियादी प्रश्न को वह जिस कौशल के साथ रचते हैं, वो लोक जीवन के गहरे यथार्थ में धंसे बिना संभव नहीं है। इस प्रकार मंतुन्य और भिखारी ठाकुर का संवाद इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण बनता है। पृष्ठ संख्या 30 से 34 तक। तुम तो कुतुबपुर आकर परदेसी हो गए। दिया का तेल बाती सब जल जाता है तुम्हारी राह निहारते निहारते। का करे बाप भाई सब द्वार पर और आंगन में माई छोटे भाई की जनाना, सबकी छाती पर पाँव रखकर पार लगाए। ना, हम ऐसा ना कहते हैं। उनके आप माई कहती है कि पंछी है मेरा बबुआ। पंछी हो और उड़ नहीं सकते। कैसे पंछी हो जी? बिना पंख वाले पंछी हैं हम। जब जब उड़ते हैं तो ना कोई मरोड़ देता है पंख, नोच ले जाता है। हम तो कभी ना नोचे हैं तुम्हारा पंख। तुम तो नहीं कह रहे। दूसरे की हम क्या जाने? हमको दूसरे से कानों गरजना है। हम तो बस अपनी बात जानते हैं कि जब से आए हैं कुतुबपुर, तुम्हारी राह देखते देखते पियर आ गए हैं। एक तो आते नहीं, दूसरे आते भी वो तो चोरी के मरद जैसे। लगता ही ना है अपनी पियाता के पास आए हो। तुम्हारा कलेजा कांपता रहता है कि कौनो आदमी देख ना ले। लगता है दूसरे की जनाना के घर में घुसे हो। अब जिस घर में सास ससुर हो, भरा भरा परिवार हो, वहाँ अपनी मन मर्जी तो ना चलेगी। सबको देखना पड़ता है। सबको देखो और हमको छोड़ दो। दिन भर गाय गोरू को देखे, घर बाहर का काम करे, घर घर जाकर लोग काटे, गोर लगे, और रात भर दिया जलाकर तुम्हारी नानी आ रही। लगता है कोनो आदमी तुम्हारा दिमाग फेर दिया है। कौन हवा बतास के घर में पड़ रही हो तुम? वो जब उन्हें बुलाना पड़ेगा काजी। भगवान टोला गई। हाँ, गई थी तुम्हारे संगतिया के घर। भगवान का नो काटना था, गोर लगना था। पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, पूछ रही थी। तो बोल दिए हम कि जब से कुतुबपुर से आए हैं बदल गए। औरत लोग बिना आपस में बहुत फालतू बतियाती है। बढ़िया के बारे में बता रही थी। अमदाड़ी वाली के बारे में? हाँ, बोल रही थी कि बहुत सुंदर सिंगार करती है महिला। बहुत सुंदर थी, एकदम गोर, हल्की गोराई थी। बात बाना के टिकली साट के चलती थी पानी भरने, तो हवा बयां तक दम जाती थी। अमदाड़ी वाली के बारे में बात मत करो। कौन दूसरी बात बना की? अब हम समझ गए कि तुम कमने कारण ब्याह के लिए राजी नहीं थे। खाली औलाद पैदा करने के लिए हमसे ब्याह किए तो है ना साथ बात? अरे ना जी, आज तुम्हारा माथा खराब कर दिया बबिया ने। झगड़ा करते रहोगी तो बोर हो जाएगा, पंछी उड़ जाएगा। वाह रे मर्द, जाने के लिए उड़ना आता है और आने के वक्त भूल जाते हो। उड़ कैसे जाओगे? हमको भी आता है पंछी के पंख में लाचा लगाना। हाँ, तुम सिर्फ औलाद के लिए हमसे ब्याह किए। क्या समझते हो औरत जात को? जाता अनाज डाल दिया और पीस कर आटा सब तो निकाल लिया। शीलानाथ के बाबू, औरत सिर्फ फूला हुआ पेट ना होती है, समझे? बेटा बेटा बेटा, तो बेटा के लिए विलाप करते रहे तुम। बेटी हुई हमको तो तुम अनाज नहीं छूते थे, कौन नहीं उठाते थे। बेटी हुई तो कैसा उत्साह था हमारे मन में। पहली संतान पाकर किसका कलेजा उत्साह से नहीं भरेगा। और एक तुम थे कि माहू जैसा मुंह बनाए बैठे रहते थे, मानो भी पत्ती गिरी हो माथ पर। अरे बेटा जन्ना औरत के हाथ में होता है क्या? हमारा क्या दोष था? बिना बेटी जने भी औरत का धर्म अधूरा रहता है। ऐसे ही किए थे हमारे बाप भी। उनके मन में भी बेटे की
हम जन्म गए, नाम रख दिया मंजूरी। नहीं सोचे कि जब सयानी होगी, बात समझने पूछने लगेगी और जब जब अपना नाम सुनेगी तो क्या बीतेगा उसके मन पे। मंजूरी शीलानाथ के बाबू, औरत बनकर देखो तब पता चलेगा दुख और सुख का भेद, दुख और दुख का भेद। मर्द बनकर दुनिया का पूरा भेद नहीं जान सकते। अगर हमारी बात पर भरोसा ना हो तो जाकर पूछ लेना बाबू से। तुमको कमला बबुनी के बारे में कौन बताया? इससे क्या कौन बताया और इससे फर्क क्या पड़ता है? उनका नाम मत लो। हमारी वाली नाम बोल रहे हैं। उनकी जिंदगी के बारे में सुनकर हमारा तो कलेजा फट गया। काली फटकर रह जाता कलेजा तो चैन मिलता, पर हमारे कलेजे में तो आग लगती। ये मन सुनी। मत पुकारो हमको मंतूनी। तुम भी हमको इसीलिए मंतूनी पुकारते हो ना कि तुम्हारा मन भी सोनिया के जन्म के बाद टूट गया था। ना, इसलिए नहीं बुलाते मन तुम। छोड़ो इस बात। घाव जब पक जाए तो मवाद निकल जाना अच्छा रहता है, आराम मिलता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे मन के घाव का मवाद निकल गया। ना शीलानाथ के बाबू ना, इस घाव की तासीर गजब है। चलनी के छेद जैसे मुंह वाला घाव है। एक सूखता है तो दूसरा खुल जाता है। हरियर का हरियर बना रहता है हरदम। हम बुझते हैं तुम्हारा दुख। अच्छा बोलो, तुम तो कौन नाम से बुला रहे? तुम कहाँ पूछोगे? पूछते तो नाम पूछते। जाने दो, जो जी में आए वही नाम रख लो। मंतूरनी कहो चाहे मंजोरनी, अब हम तो बदलने से रहे। मानपुर वाली बुलाएंगे। तुम्हारी बोर हो रही। तुम्हारे लिए हो रही होगी, हमारे लिए तो अभी अधरतिया है। तो आप सभी के सामने था मंतूरनी और भिखारी ठाकुर का संवाद। भिखारी ठाकुर परदेश कमाने के लिए जाते हैं तो रामलीला देखकर इतना प्रभावित होते हैं कि तुलसीदास जी रामायण की पोथी लेकर वापस गांव आते हैं। कलकत्ता से वापस आने पर ही भिखारी ठाकुर हाथ में कलम ले लेते हैं और विदेशिया शैली में नौटंकी करने के लिए अपना दल बनाते हैं। भिखारी ठाकुर जब कलम लेकर लिखने बैठते थे तो उनके समाज की स्त्री उनके सामने आकर खड़ा हो जाती थी। कमला गांव की बेटी है। कमला का रिश्ता भिखारी ठाकुर के साथ सतवत भाई बहन जैसा है। कमला का पति परदेश कमाने जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। ना लौट कर आने पर एक स्त्री का जीवन कपूर की तरह जलकर मिट जाता है। स्त्री के इस दर्द को कमला के माध्यम से ये ऋषिकेश सिंह नाटक में दर्शाते हैं कि किन परिस्थितियों में भिखारी ठाकुर उद्वेलित हुए लिखने के लिए। पृष्ठ संख्या 54 से 57। कौन? अरे हम है कमला। कमला बबुनी, आप यहाँ कैसे आ गए? हमको बुलवा लेती, हम हाजिर हो जाते। तुम तो कुतुबपुर छोड़ के जाने कहाँ भटकते रहते हो। कवन दिशा में खोजे तुमको। गांव छोड़कर गए लौटे, फिर परदेश गए। तुमको परदेश से लौटे ही जमाना हो गया, पर एक दिन भी ना आए। अच्छा ठीक है। मानपुर वाली पूछ रही थी आपके बारे में। क्या पूछ रही थी? यही हाल समाचार। पिछले बरस कुतुबपुर गई थी तो आई थी मिलने। बहुत सुंदर है, पर हमारे आंगनबाड़ी वाली फौजी से कम। आप बहुत कम आती है कुतुबपुर। हाँ, बाबूजी थे तब तक नहीं घर था। भाई भौजाई किसका होता है? बिन भाई भौजाई के नेवर सूना लगता है। और कहो, तुम भी तो खोज खबर ना लेते हो। कमला बबुनी, साहस ना होता है। चाहते हैं तो हम आए, पर हिम्मत हार जाते हैं। सुने हैं कि कविताएं करने लगे हो, नाच पार्टी बना लिए हो, खेल तमाशा दिख रहे हो। कविताएं क्या करेंगे, बस ऐसे ही दो चार आकर जोड़ लेते हैं। अब भगवान साहब का कहराज सिखा दिए तो इतना भी कर ले रहे हैं। भला मूर्ख आदमी क्या कविताएं करेगा। हमको याद करते हो? बहुत बहुत याद करते हैं कमला बबुनी। कलकत्ता गए तो हर घड़ी आप ही थी मेरे मन में, मेरे आत्मा में, आंख में आप ही बसी थी। हमसे कलकत्ता सहा नहीं जा रहा। पत्थर का कलेजा करके दिन काटे कलकत्ता में। सोचते थे सब झूठा होगा,
कहीं तो दिख जाते पहुँ, कहीं तो मिल जाते, तो कैसे बदल जाती दुनिया। खाली सपना देखते रहते हो। साच साच होता है। साच को झूठ में बदलना चाहते हो। नसीब भी बदलता है कहीं। साहब, यही नसीब था मेरा। बहुत दिन हो गया आपको देखे, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, पर बोले तो कि हिम्मत हार जाते हैं। अब आप जब पहली बार बिना सुहागे के सामने आकर खड़ी हुई, जैसे मानो कलेजा फट गया, तब से हिम्मत ना होती है कि आपको देखूं। ओ भिखारी भैया, हमारे दुख से दुखी मत रहो। औरत का जन्म दुख का जन्म है। दुख ही जन्मता है औरत का रूप धरकर। हम भी औरत बनना चाहते हैं। नहीं जी सकोगे औरत बनकर। बहुत कठिन है औरत का जन्म लेकर जीना। कमला बबुनी, हम आपका दुख अपने कलेजे में छिपा कर जीते हैं। कविताई करने लगे हो। ना बबुनी ना, ऐसी हुनर कहाँ, कविताई ना कर रहे। ना करो। हमारा दुख बोझा की तरह मत हो। पसार दो धरती पर। लोग जाने बूझे कि जिसका पति कलकत्ता जाकर बिला जाता है, उस पर का बीतती है। जिसका आदमी देखते देखते कपूर जैसे उड़ जाए, वो औरत अपनी ही आग में जलकर कैसे धुआंती रहती है। लोगों को बताओ कि जिसका सुहाग बिना कौनो हाल समाचार के उजड़ जाता है, उसका जिंदगी कितना दुभर हो जाता है। तो अभी आप सभी के सामने था कमला का चरित्र। कमला कभी भी भिखारी ठाकुर के सामने नहीं आती। ऋषिकेश सुलभ कमला की जो घटना घटती है, जो पूरे गांव में चर्चित है, उस घटना से इतना प्रभावित है कि भिखारी ठाकुर के स्वप्न में वो बात आ रही है। वो लिखने बैठते हैं, उसी समय वो घटना घटती है, उनके सामने लगता है कि कमला आ गई, वो संवाद कर रहे हैं। इसे दर्शाया है। अब भिखारी ठाकुर ग्रामीण स्त्रियों के दर्द से बार बार गुजरते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की परिस्थितियां जन्म देती हैं। ऐसी एक स्थिति मोती बहू की थी, जिसमें ये घटना घटी थी। परदेसी की औरत जवान हुई, जवान दे आफत है। भगवान टोला के लोग जीना दुभर कर दिए थे उसका। रात बिरात की मार ठेल के घुसने के चक्कर में रहते थे। कल मौका हाथ लग गया, सुने हैं कि गदाधर सिंह का बेटा घुसा था। इस तरह की स्त्री के साथ दुष्कर्म होता है, फिर वह गंगा जी में डूबकर मर जाती है। तिवारी बहू का पति भी कमाने के लिए परदेश जाता है, तो उस स्त्री के साथ भी दुष्कर्म, उसका जो दुष्कर्म होता है उसका ससुर ही करता है। ये उच्च जात का सच था। उच्च जाति की स्त्री भी पीड़ित थी, जिसका अपने ही परिवार के लोग शोषण करते थे। तिवारी बहू इस दर्द से मुक्त होने के लिए माहू जहर खा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे इस तरह दर्शाया गया है। रोज रोज मरने से बढ़िया होता है एक बार मरना। गवना कराई तब से गिद्ध जैसा नोच रहा था उसका ससुर। रामवरण तिवारी आदमी है, राक्षस है राक्षस। इस प्रकार भिखारी ठाकुर निम्न जाति और उच्च जाति की स्त्री के साथ किस तरह से दुष्कर्म होता है, उसे अपने नाटकों में रचित है। ऋषिकेश सुलभ अपने नाटक में तिवारी बहू और मोती बहू को किस कारण लिखने के लिए मजबूर किया गया है, इसे कमला और भिखारी ठाकुर के संवाद के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही भिखारी ठाकुर अपने नाटकों को वंचित करने के लिए अपने परिवार और समाज से कितना विरोध सहे थे, इसे भी दर्शाया। पृष्ठ संख्या 69 to 71। रोवत रोवत हम भैली पगलनिया, ए बटोही भैया। पिया मोर गईले परदेस रे, ए बटोही भैया। पिया मोरे गईले परदेस रे, ए बटोही भैया। बबुनी, कमला बबुनी आप? हमारा दुख इसमें शामिल ना करोगे का? बबुनी, दुख तो दुख होता है, का हमारा का तुम्हारा, सब तो आपका है। तो फिर क्या? कमला बबुनी, कमला बबुनी, आप? बबुनी, दुख तो दुख होता है, का हमारा का तुम्हारा, सब तो आपका है। तो फिर क्या? बबुनी, दुख तो दुख होता है, का हमारा का तुम्हारा, सब तो आपका है।
बहुत भेद होता है दुख और दुख में। हाँ बबुनी, ठीक कहती है। मानपुर वाली भी यही कहती है कि बहुत दुख होता है और बहुत भेद होता है दुख और दुख में। बहुत बेचैन रहती हो आजकल। क्या करें, कभी तो कुछ सोचता ही नहीं। आप तो हरदम आपके सामने रहती है। जब कुछ सोचते हैं, लिखते हैं, आगे ठांड हो जाती हूँ। आपका ऐसा भेष बहुत पीड़ा देता है। रात में नींद से चूक कर जागते हैं। हवा, बाहर, आकाश, पाताल सब एक साथ बोलने लगते हैं। सब पूछते हैं तरह तरह के सवाल। एक दिन में दूध औरता की जान चल गई। मोती बहू पगली ब्याह की तरह उमड़ती रहती है हमारे भीतर। गंगा जी के पेट से नहीं बतास बनकर उठती है और छाप लेती है। तिवारी बहू आकर हमारे सिरहाने खड़ी हो जाती है। रात बेरात दिन दोपहरिया हर घड़ी आकर पूछती है कि कौन करेगा हमारी रक्षा, कौन करेगा। एक आदमी हो तो हम लाठी लेकर खड़े हो जाए। मोती बहू पूछती है कि हमारा कौन दो। अब एक आदमी का दो को तो हम कहें, क्या कहें हम बबुनी, क्या करें हम। सोचे गनी बाबा का रास्ता अपनाए तो कुछ तो चैन मिलेगा आत्मा को। एक रात बिना किसी को बताए चुप चोरी मोटरी गटरी बांध के चले गए और छारम किनारे से लौट आए। पीछे पीछे आपको देखा, आप बुला रही थी। मोती बहू घूमता ने तिवारी बहू सब हमारे पीछे पीछे। आप तो चुपचाप खड़ी रही पर मोती बहू सामने आकर टंग गई और कह रही थी मत जाओ। तिवारी बहू का रोना कलेजे में छेद करने लगा। लौट आए कमला बहूनी, लौट आए। एक तरफ एक भारत माता और हमारे सामने। तुम अपनी भारत माता को देखो भिखारी। हाँ, सो तो है। खेला तैयार हो गया। लगे बबुनी, भूख प्यास सब हर लिया है इस खेला ने। जुलूम की रात थी बबुनी, जिस रात दोनों मरी गजब भयावान रात थी। उस रात के बाद ना तो हमारे लिए जन्मनाम हो गया, उदित हुए ना कौनो तारा। उसके बाद से ना सोए हम ना जागे, आँख से चुनते रहे सबद। चले थे तुलसी बनने और बन गए कबीरदास। सेज हमारी सिंह भई है, जब सोऊं तब। सुने हैं कि बहुत बढ़िया नाचते हो, औरत का रूप धर कर। बबुनी, रूप ना धरेंगे तो लीला कैसे होगी। रूप धरेंगे तभी तो दूसरे को बताएंगे। लाज आती होगी। लाज कैसी, अब कौन लाज। रूप धरना कौन पाप है, पर कोई पूछने को तैयार नहीं। ना मानपुर वाली और ना ही बाबू। मानपुर वाली को तो लाभ समझाते रहे, पर बाबू तो बोलचाल बंद कर दी। बात बात पर प्राण त्यागने लगते। हम समझते दोनों को सुनना पड़ता है, पर हम क्या करें, अब हमारे बस में ना है। आप दाढ़ी वाली होती तो अपने हाथ से सिंगार पटार करके तुम्हारे लाल पर टिकुली साट कर भेज देती। बहुत समझदार थी, बहुत साहस था उसके पास, बहुत समझदार भी थी। धीरे धीरे मानपुर वाली भी समझ जाएगी। हाँ बबी बबुनी। अभी आपने मोती बहू और तिवारी बहू को कमला और भिखारी ठाकुर के संवाद के माध्यम से समझा होगा। अब भिखारी ठाकुर स्त्री की आवाज को अधरतिया की आवाज मानते हैं, जिसके जीवन में भोर बुली नहीं, केवल गहरा अंधेरा छाया है। भिखारी ठाकुर अपने नाटकों में विधवा स्त्री के दर्द को भी दर्शाया है। भिखारी ठाकुर का बेटी वियोग इसी प्रकार का नाटक है। स्त्री का विधवा हो जाने पर उसके अस्तित्व को इस तरह खत्म कर दिया जाता जैसे वह स्त्री केवल पुरुष के लिए जन्मी है। भिखारी ठाकुर ने इस प्रश्न को किस परिस्थितियों में उद्वेलित होकर नाटक में लिखा था, इसे ही ऋषिकेश सुलभ ने दुखिया और भिखारी ठाकुर के संवाद के माध्यम से दर्शाते हैं।
माथा तो छिलवाने ना पड़ेगा बुचिया, यही जग का रीत है। और अब क्या करोगी दर्पण में अपना चेहरा निहार के? हम ध्यान नहीं देंगे, पर अपनी मां का केस नहीं देंगे। चुप, बैठो चुपचाप। चिल्ला चिल्ला कर सारा गांव जवार मत जोड़ो। परम फूट गए तो माथा का सिंगार रख के क्या करोगी? बैठो, हराम बाहर बैठा है, चुपचाप के सटा लेना। बुझी? भिखारी भैया, ए भिखारी भैया, भैया। कहा हो बुचिया, का है? उठो भैया उठो, माथा का केस काट दो, सबके सुधार दो भैया। कहे बुचिया, कौन कारण आप सिलवा रही हो? हमारे स्वामी जी गुजर गए हैं भैया। हे ना बुचिया ना, हमसे नहीं होगा, हम ना काटेंगे तुम्हारा बाल। पाँव तुम रंगे, तो माथा केस कौन उतारेगा? जिस हाथ से पांव रंगे, उसी हाथ से कैसे उतारेंगे हाथ का केस? उतारना तो पड़ेगा भैया, बाबूजी कहते हो, यह मेरी जगती रीत है। ना बुचिया, ना, हमसे ना होगा, हमारा कलेजा फट जाएगा ये बुचिया। हमारे पास हाथ गवाह है कि तुम्हारा केस उतारे। देखो, अरे देखो गवाह है हाथ, अरे लुल है हम, लुल। इस प्रकार आपने देखा कि भिखारी ठाकुर कह रहे कि हम लुल है, अर्थात उनका हाथ नहीं है कि वो काट पाएंगे। उनके हाथ है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो किसी स्त्री के बाल को काटे। तो स्त्री के उस दर्द को उन्होंने समझा है और उसे उकेरा है। इस तरह भिखारी ठाकुर का पूरा नाटक संसार स्त्री अस्मिता के प्रश्न को केंद्र में रखकर लिखे थे। भिखारी ठाकुर ने नाई होकर स्त्रियों के पैर हुए, लेकिन नाटककार भिखारी ठाकुर बनकर अपने समाज के स्त्री जीवन को रंगने का प्रयास किया है। भिखारी ठाकुर भारत माता की स्वतंत्रता को समुची स्त्री की मुक्ति के रूप में देखते। इस संदर्भ में लिखा भी गया है, रोजगार के लिए परदेश गए लोगों की छूट गई स्त्रियों और धन के लालच में ब्याह के नाम पर पुरुषों के हाथ बेच दी गई स्त्रियों के जीवन की मुक्ति को भिखारी ठाकुर भारत माता की मुक्ति के रूप में देखते हैं। यह नाटक भिखारी ठाकुर की रचनात्मकता को केंद्र में रखकर भिखारी ठाकुर के जीवन में स्त्रियों का योगदान किस तरह का था उसे दर्शाया है। साथ ही भिखारी ठाकुर ने स्त्री जीवन को संवारने का प्रयास किस तरह किया है वो भी दर्शाया है। इस नाटक के पात्र आज के स्त्री के जीवन में प्रवेश करवाते हैं। यह नाटक आज के स्त्री के दर्द को रेखांकित करते हैं। ऋषिकेश भिखारी ठाकुर को लोक नाटककार मानते हुए लिखते हैं कि आज भी उनकी रचनाओं के अंतर जगत में प्रवेश सहज है, पर निर्मगन लगभग असंभव। इस अंतर जगत में धूल धक्कड़ भरी आंधी, दहला देने वाला अर्थनाद, पीसने वाला करुण विलाप, छील देने वाला व्यंग्य है। भिखारी ठाकुर की रचनात्मकता पर आधारित नाटक बटोही पर अरुण पांडे भी लिखते हैं कि बटोही नाटक में सुलभ का रचनाकार अपने सर्वोच्च शिखर पर है। भिखारी ठाकुर के जीवन को रचते हुए सुलभ ने जो कौशल दिखाया है वह देखते ही बनता है। इस तरह बटोही नाटक में स्त्री अस्मिता के प्रश्न को विभिन्न स्त्रियों के दर्द के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कमला और भिखारी ठाकुर के संवाद के माध्यम से दिखता है। अंतिम पड़ाव पृष्ठ संख्या 78 से 69 तक। अभी बटोहिया लागल जब मोहियात, जोहिया लगाई कर आईली विदेशिया। अभी बटोहिया लागल जब मोहियात, जोहिया लगाई कर आईली विदेशिया। बटोहिया कमन, कमला बबुनी, आप भी विदेशिया गा रही है। जब सकल जहान गा रहा है तो हम ना गा सकते हैं? ना ना, ऐसी बात ना, सब तो आप ही का है। साच? साच, साच बबुनी साच। इसमें भिखारी का कुछ नहीं, सब आपका है। तो मानपुर वाली, अमडाड़ी वाली, तिवारी बहू, मोती बहू, किसका किसका नाम गिनवा? भिखारी, हमारा गोड़ नहीं रंगोगे? रंगेंगे बबुनी, जरूर रंगेंगे, पर रंग से ना रंगेंगे, अपने सबद से रंगेंगे आपका गोड़।
आपका गोड़ रंगेंगे अपने बोल से, अपने गीत से। बबुनी, आप जैसी हर औरत का गोड़ रंगेंगे हम अपने खेला से। गांव गांव घूमेंगे हम, देश देश घूमेंगे, सारी जिंदगी रंगेंगे हम, सारी जिंदगी। ना कमल, ना कुमुदिनी, ना पोखर जलपात, बादल बने जब सबद बरसी है, भीगी है धरती घाट। सुख दुख रजबो घर घर में जबो, ना कोनो लाज। खेल तमाशा करम धर्म है, कविताई दिन रात। नाम भिकारी गांव को दुख, नाई हमरी जात।